नमस्कार किसान भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों। किसान भाइयों, आज का दिन, आज की ये चर्चा और आज का ये समय हम सब के लिए बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि आज हम उस पड़ाव की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए आपने पिछले 4-5 महीनों से दिन रात एक कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सुनहरे समय की जब खेत में खड़ी फसल आपको आवाज लगाती है कि अब मुझे घर ले चलो। खेती किसानी केवल मिट्टी में बीज डाल देने, पानी चला देने या खाद बिखेर देने का नाम नहीं है। ये तो एक तपस्या है, एक साधना है। लेकिन इस साधना का असली फल तब मिलता है जब फसल सही सलामत, बिना किसी नुकसान के कटकर, मड़ाई होकर और साफ सुथरी होकर आपके घर या मंडी तक पहुंच जाए। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई बुवाई से लेकर फसल बड़ा करने तक तो जान लगा देते हैं, लेकिन कटाई के समय थोड़ी सी जल्दबाजी या जानकारी की कमी के कारण अपने हाथ आया हुआ मुनाफा गंवा बैठते हैं। ये देखा गया है कि कटाई और उसके बाद के प्रबंधन में लापरवाही से 10 से 15% तक अनाज का नुकसान हो जाता है। आप सोचिए, अगर 100 बोरी में से 15 बोरी सिर्फ हमारी गलती से खराब हो जाए या खेत में गिर जाए तो ये कितना बड़ा घाटा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि कटाई कैसे करें, कब करें, मशीनों का प्रयोग कैसे हो, भंडारण कैसे हो और मंडी में अपनी उपज का सबसे ऊंचा दाम कैसे लिया जाए। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक चर्चा। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फसल पकने का वैज्ञानिक और व्यावहारिक मतलब क्या होता है। देखिए, फसल दो तरह से पकती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी जब दाने का विकास पूरी तरह से रुक जाता है और उसमें भोजन जमा होना बंद हो जाता है। और दूसरी होती है हार्वेस्ट मैच्योरिटी, यानी जब फसल काटने लायक सूख जाती है। हमें इन दोनों के बीच के फर्क को समझना होगा। कई बार फसल ऊपर से सूखी दिखती है, लेकिन तने में नमी होती है, और कई बार तने सूख जाते हैं, लेकिन दाने में नमी ज्यादा होती है। कटाई का सही समय वो है जब दाने में नमी की मात्रा एक सुरक्षित स्तर पर आ जाए। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग हवा का रुख देखकर, दाने को दांत से तोड़कर या फसल का रंग देखकर ही सटीक अनुमान लगा लेते थे। आज भी वे तरीके उतने ही कारगर हैं। जैसे कि अगर आप गेहूं या जौ की बात करें, तो खेत में जाइए, अलग अलग जगहों से बालियां तोड़िए और दाने निकालकर दांतों के बीच दबाइए। अगर कट की तेज आवाज आए और दाना टूटे, तो समझिए फसल तैयार है। अगर दाना दबता है, चपटा होता है या उसमें नाखून धंस जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी उसमें नमी ज्यादा है और उसे कुछ दिन और धूप की जरूरत है। इसी तरह अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें, जैसे सरसों, तो फलियों के हिलने पर खनखनाहट की आवाज आना एक अच्छा संकेत है। लेकिन याद रखें, हर फसल का मिजाज अलग होता है। इसलिए हम एक एक करके मुख्य फसलों की बात करेंगे ताकि आप हर फसल के साथ पूरा न्याय कर सकें। सबसे पहले हम रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल सरसों, यानी पीले सोने की बात करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती में सबसे बड़ा जोखिम ही कटाई के समय होता है। सरसों एक ऐसी फसल है जिसमें शटरिंग, यानी फलियों के चटकने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। अगर आप खेत पूरी तरह सूखने का इंतजार करेंगे, तो मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी उपज खेत की मिट्टी में ही झड़ जाएगी। सरसों की कटाई का सबसे सही वैज्ञानिक समय तब होता है जब खेत में लगभग 75 से 80% फलियां पीली पड़ जाएं और सुनहरी भूरी होने लगे। इस समय बाकी की 20% फलियां थोड़ी हरी भी हो सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब आप फसल काटकर ढेर लगाएंगे, तो उस ढेर में जो गर्मी पैदा होगी, उससे वे हरी फलियां भी पक जाएंगी और दाने अपना पूरा रंग और तेल की मात्रा ग्रहण कर लेंगे। सरसों की कटाई में एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर किसान भाई करते हैं, वो है दिन के समय कटाई करना। आपको कभी भी दोपहर की चिलचिलाती धूप में सरसों नहीं काटनी चाहिए। धूप में फलियां कुरकुरी हो जाती हैं और जरा सा हंसिया लगते ही चटक जाती हैं। सरसों काटने का सबसे उत्तम समय है सुबह का वक्त, जब सूरज अभी निकल ही रहा हो या हल्का ऊपर आया हो। उस समय रात की ओस के कारण फलियों में एक नमी, एक लचीलापन होता है। इस नमी के कारण फलियां चटकती नहीं हैं और दाना नहीं झड़ता। जैसे ही सुबह की ओस सूखने लगे और धूप तेज होने लगे, कटाई का काम रोक देना चाहिए। ये छोटी सी सावधानी आपकी क्विंटल भर सरसों बचा सकती है। इसके अलावा काटने के बाद
जब आप खेत में ही फसल को सुखाने के लिए रखते हैं तो उसे बेतरतीब ढंग से न फेंकें। छोटी छोटी ढेरी बनाएं और कोशिश करें कि फलियों वाला हिस्सा दूसरी ढेरी के फलियों वाले हिस्से के नीचे या बीच में दबा रहे और डंठल बाहर की तरफ रहे। इसे हम सन ड्राइंग कहते हैं। इससे फलियों पर सीधी धूप नहीं पड़ती और वे धीरे धीरे सूखती हैं, जिससे दाने का वजन और तेल की मात्रा बनी रहती है। अब चलिए बात करते हैं मसालों की रानी धनिया की। धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी कीमत उसके वजन से ज्यादा उसकी खुशबू और उसके हरे रंग पर निर्भर करती है। अगर धनिया खेत में ही ज्यादा सूख गया और उसका रंग भूरा या काला पड़ गया तो मंडी में आपको उसका आधा दाम भी नहीं मिलेगा, चाहे पैदावार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसलिए धनिये की कटाई में टाइमिंग यानी समय का चयन बहुत ही नाजुक होता है। धनिये को तब काटना चाहिए जब मुख्य गुच्छे के दाने पूरी तरह बन चुके हों और फसल का रंग हरे से हल्का पीला या बादामी होने लगे। ध्यान रहे, हमें इसे पूरा भूरा नहीं होने देना है। जब लगभग 30 से 40% दाने हरे हों और बाकी पीले हो रहे हों, तभी इसे काट लेना समझदारी है। धनिये में भी सरसों वाला नियम लागू होता है। इसे सुबह की नमी में ही काटना चाहिए। सूखी दोपहर में धनिया काटने से न केवल दाने झड़ते हैं बल्कि वो टूट भी जाते हैं। और किसान भाइयों, टूटा हुआ धनिया यानी दाल बना हुआ धनिया मंडी में सबसे सस्ता बिकता है। कटाई के बाद धनिये को सुखाने का तरीका भी बाकी फसलों से अलग है। इसे कभी भी सीधी और तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए। तेज धूप धनिये का हरा रंग, जिसे हम तोतिया रंग कहते हैं, उसे उड़ा देती है और खुशबूदार तेल भी वाष्पीकृत हो जाता है। धनिये को हमेशा छाया में या फिर ऐसी धूप में सुखाएं जो बहुत तीखी न हो। अगर संभव हो तो खेत में छोटे बंडल बनाकर उन्हें खड़ा करके रखें ताकि हवा आर पार होती रहे। इससे दाने समान रूप से सूखेंगे और फफूंद नहीं लगेगी। अगर धनिया काले पड़ गए तो समझिए आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए रंग बरकरार रखना ही इस खेती का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आते हैं अन्न के राजा गेहूं पर। गेहूं हमारे देश की सबसे बड़ी फसल है और इसकी कटाई का समय सीधे तौर पर इसके भंडारण और बाजार भाव से जुड़ा है। गेहूं की कटाई के लिए सही नमी की मात्रा 15 से 20% के बीच होनी चाहिए जब आप इसे खेत से काट रहे हों, लेकिन भंडारण के समय ये 10 से 12% होनी चाहिए। आजकल गेहूं की कटाई 2 तरीकों से हो रही है, हाथ से और कंबाइन हार्वेस्टर से। पहले हाथ से कटाई की बात करते हैं। हाथ से कटाई में समय और मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन इसमें भूसा पूरा मिलता है और दाने का नुकसान कम होता है। लेकिन आज के दौर में मजदूरों की कमी के कारण ज्यादातर किसान भाई कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ जा रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर खेती के लिए एक वरदान है, लेकिन अगर इसकी सेटिंग सही न हो तो यह अभिशाप भी बन सकता है। मैंने कई बार देखा है कि जल्दबाजी में कंबाइन ऑपरेटर मशीन को खेत में दौड़ाते हैं। याद रखिए, कंबाइन की स्पीड, उसके कटर बार की ऊंचाई, ड्रम की स्पीड और ब्लोअर की हवा, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ड्रम की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो दाने मशीन के अंदर ही टूट जाएंगे। टूटा हुआ दाना भंडारण में जल्दी खराब होता है और उसमें कीड़े जल्दी लगते हैं। दूसरी तरफ अगर ब्लोअर की हवा बहुत तेज होगी तो हल्के दाने भूसे के साथ उड़कर खेत में गिर जाएंगे, जिसे हम उड़ना कहते हैं। आपको कटाई के दौरान मशीन के पीछे जाकर यह चेक करते रहना चाहिए कि जो भूसा निकल रहा है उसमें कहीं साबुत दाने तो नहीं जा रहे। अगर दाने जा रहे हैं तो तुरंत ऑपरेटर को मशीन रोकने और सेटिंग ठीक करने के लिए कहें। इसके अलावा कटर बार की ऊंचाई जमीन से उतनी ही रखें जितने में पत्थर या मिट्टी मशीन में न जाए, क्योंकि मिट्टी जाने से अनाज की क्वालिटी खराब हो जाती है। एक और बड़ी समस्या है कि किसान भाई नमी रहते हुए ही हार्वेस्टर चलवा देते हैं। अगर दाने में नमी ज्यादा है और आपने कंबाइन चलवा दी तो दाने पिचक जाएंगे, मशीन चोक होगी और सफाई अच्छी नहीं आएगी। इसलिए सुबह की ओस पूरी तरह सूखने के बाद ही, यानी करीब 10-11 बजे के बाद ही कंबाइन चलवाना सही रहता है। फसल कटने के बाद जो सबसे गंभीर मुद्दा हमारे सामने आता है वो है फसल अवशेष या नरवाई का प्रबंधन। खास तौर पर कंबाइन से कटाई के बाद खेत में डंठल बच जाते हैं। कई किसान भाई अगली फसल की जल्दबाजी में इसमें आग लगा देते हैं। किसान भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि खेत में आग न लगाएं। यह आग सिर्फ डंठल नहीं जलाती, यह आपकी मिट्टी की जान जला देती है। मिट्टी के अंदर जो करोड़ों मित्र कीट, जीवाणु और केंचुए होते हैं जो आपकी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, वे इस आग में जलकर मर जाते हैं। इससे जमीन बंजर
और सख्त होती जा रही है। इसका विकल्प क्या है? इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है स्ट्रॉ रीपर। स्ट्रॉ रीपर मशीन कंबाइन से कटे हुए खेत में बचे डंठलों को काटकर बेहतरीन भूसा बनाती है। इससे आपको पशुओं के लिए साल भर का चारा मिल जाता है और खेत भी साफ हो जाता है। अगर आप भूसा नहीं बनाना चाहते तो आप मल्चर या रोटावेटर चलाकर उन अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दें। ये डंठल सरकर खाद बन जाएगा और अगली फसल को ताकत देगा। कुछ प्रगतिशील किसान अब हैप्पी सीडर या सुपर सीडर मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जो डंठल वाले खेत में ही सीधे अगली फसल की बुवाई कर देती हैं। इससे नमी बची रहती है और खरपतवार भी कम होते हैं। इसलिए आग लगाने की बजाय इन आधुनिक तरीकों को अपनाएं, क्योंकि धरती हमारी माता है और इसे जलाना कतई सही नहीं है। अब जब फसल कट गई और मलाई हो गई तो अगला चरण आता है सुखाई और सफाई। खेत से आया अनाज कभी भी सीधे कोठी या बोरों में नहीं भरना चाहिए। उसमें खेत की गर्मी और नमी छिपी होती है। अनाज को पक्के फर्श या तिरपाल पर फैलाकर अच्छी तरह धूप दिखानी चाहिए। इसे हम क्योरिंग कहते हैं। धूप दिखाने से दानों की नमी सुरक्षित स्तर गेहूं के लिए 12%, सरसों के लिए 8%, धनिये के लिए 9 से 10% तक आ जाती है। नमी मापने के लिए आजकल बाजार में छोटे डिजिटल मॉइस्चर मीटर आते हैं, जो बहुत सस्ते और सटीक होते हैं। हर जागरूक किसान के पास ये होना चाहिए। अगर मीटर नहीं है तो वही पुराना नमक वाला तरीका अपनाएं। एक सूखी कांच की बोतल में अनाज और थोड़ा सा सूखा नमक डालकर बंद करें और धूप में रख दें। अगर आधे घंटे बाद बोतल के अंदर भाप या पसीना दिखे तो समझिए अनाज में नमी अभी भी ज्यादा है। अनाज को सुखाते समय उसे दिन में कई बार पलटना चाहिए ताकि नीचे के दाने भी सूख जाएं। सुखाने के बाद शाम को जब अनाज ठंडा हो जाए तभी उसे बोरों में भरें। गर्म अनाज को बोरों में भरने से उसमें पसीना आता है और फफूंद लग जाती है। इसके साथ ही अनाज की सफाई यानी ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। मंडी ले जाने से पहले या स्टोर करने से पहले अनाज को पंखे या ग्रेडर मशीन से साफ कर लें। मिट्टी, कंकड़, डंठल और कटे पिटे दाने अलग कर दें। विश्वास मानिए, अगर आपका माल साफ और एक जैसा ग्रेडेड होगा तो मंडी में व्यापारी उसे देखते ही पसंद करेगा और आपको सामान्य भाव से 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा देगा। अब बात करते हैं भंडारण की, जो किसान की मेहनत को सुरक्षित रखने की तिजोरी है। भंडारण में सबसे बड़े दुश्मन है नमी, कीड़े, घुन, इल्ली और चूहे। गोदाम या जिस कमरे में आप अनाज रख रहे हैं वो पूरी तरह पक्का, हवादार और सीलन रहित होना चाहिए। अनाज भरने से पहले गोदाम की अच्छी तरह सफाई करें। दीवारों में अगर कोई दरार या बिल हो तो उसे सीमेंट से भर दें, क्योंकि इन्हीं दरारों में कीड़ों के अंडे छिपे होते हैं। पुरानी बोरियों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें उबलते पानी में धोकर और कड़ी धूप में सुखाकर ही प्रयोग करें, या फिर नई बोरियों का इस्तेमाल करें। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हम प्राकृतिक और रासायनिक दोनों तरीके अपना सकते हैं। प्राकृतिक तरीकों में नीम की सूखी पत्तियां सबसे कारगर हैं। अनाज की परतों के बीच नीम की पत्तियां बिछाने से कीड़े नहीं लगते। इसके अलावा माचिस की तीली का प्रयोग, पारा की गोलियां सावधानी के साथ, या फिर पारंपरिक कोठियों का लेप भी फायदेमंद होता है। यदि आप बड़े स्तर पर भंडारण कर रहे हैं और रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो ईडीबी, एथिलीन डाइब्रोमाइड, एम्प्यूल या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सल्फास की गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सावधान, ये बहुत जहरीली होती हैं। इनका प्रयोग करते समय एयर टाइट यानी वायुरोधी कवर का होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, जिस अनाज में आपने जहर की गोली रखी है उसे खाने या बेचने से पहले खुली हवा में रखना और अच्छी तरह साफ करना अनिवार्य है। इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के रसायनों का प्रयोग न करें तो बेहतर है। आज के समय में हर्मेटिक बैग्स या सुपर ग्रेन बैग्स भी बाजार में आ गए हैं। ये खास तरह की प्लास्टिक की बोरियां होती हैं जिनके अंदर हवा नहीं जा सकती। इनमें अनाज रखने पर कीड़े बिना ऑक्सीजन के अपने आप मर जाते हैं और किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये तकनीक छोटे और मध्यम किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। गोदाम में बोरियों का ढेर लगाते समय भी विज्ञान काम करता है। बोरियों को कभी भी सीधे दीवार से सटाकर न रखें। दीवार और बोरियों के बीच कम से कम 2 फीट की जगह छोड़ें। इसे हम इंस्पेक्शन गैप कहते हैं, ताकि आप चारों तरफ घूम कर देख सकें कि कहीं चूहों ने हमला तो नहीं किया या सीलन तो नहीं आ रही। बोरियों को सीधे जमीन पर रखने की बजाय लकड़ी के पटरे, पैलेट या बांस की चटाई पर रखें। इससे जमीन की नमी बोरियों में नहीं आती। बोरियों का ढेर बहुत ऊंचा न लगाएं, अन्यथा नीचे की बोरियों पर दबाव पड़ने से दाने खराब हो सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी जेब भरने वाला है, मंडी में उपज बेचना और विपणन की रणनीति। अधिकतर किसान भाई फसल कटते ही उसे तुरंत मंडी ले जाते हैं। इसे डिस्ट्रेस सेल या मजबूरी की बिक्री कहते हैं। उस समय मंडियों में आवक बहुत ज्यादा होती है
इसलिए भाव गिर जाते हैं। अगर आपके पास भंडारण की व्यवस्था है और पैसों की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, तो फसल को रोक कर बेचना समझदारी है। कटाई के 2-3 महीने बाद अक्सर दामों में उछाल आता है, लेकिन अगर आपको बेचना ही है तो अपनी उपज को अलग अलग लॉट में बांटें। सबसे अच्छी क्वालिटी का माल अलग, मध्यम अलग और हल्का अलग। अगर आप सब कुछ मिला देंगे तो व्यापारी पूरे ढेर का भाव सबसे खराब क्वालिटी के हिसाब से लगाएगा। मंडी ले जाते समय परिवहन का भी ध्यान रखें। ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक को अच्छी तरह साफ करें ताकि उसमें पहले से कोई तेल, ग्रीस या गंदगी ना हो। रास्ते में बारिश या धूल से बचाने के लिए तिरपाल साथ रखना न भूलें। मंडी में हमेशा अपनी उपज को सुखाकर और साफ करके ले जाएं। याद रखें, मंडी में जो दिखता है वही बिकता है। अपनी फसल की नमी की जांच घर पर ही कर लें ताकि मंडी में नमी के नाम पर कोई आपके भाव न काट सके। इसके अलावा सरकार की ई नाम योजना और वेयरहाउसिंग रसीद प्रणाली NWR का लाभ उठाएं। आप अपनी फसल को सरकारी गोदाम में रखकर उस रसीद पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं और बाद में अच्छे भाव मिलने पर फसल बेच सकते हैं। इससे आपकी तत्काल पैसों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको सस्ती कीमत पर फसल भी नहीं बेचनी पड़ेगी। इसके साथ ही जोखिम प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। फसल कटाई के दौरान मौसम अक्सर धोखा देता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि हो सकती है। इसलिए आजकल हर किसान के पास स्मार्टफोन है। आप मौसम विभाग के ऐप्स जैसे दामिनी या मेघदूत का इस्तेमाल करें। अगर बारिश की संभावना है तो कटाई रोक दें। अगर फसल कटी हुई खेत में पड़ी है तो उसे ऊंचे स्थान पर इकट्ठा करके तिरपाल से ढक दें। खेत में पानी न भरने दें। जल निकासी की नालियां साफ रखें। ये थोड़ी सी जागरूकता आपकी महीनों की मेहनत को बर्बाद होने से बचा सकती है। बीमा क्लेम के लिए भी तैयार रहें। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपका बीमा है और कटाई के बाद 14 दिनों के अंदर खेत में सूख रही फसल को नुकसान होता है तो तुरंत 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित करें। ये आपका अधिकार है। अंत में मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खेती एक विज्ञान भी है और एक कला भी। आप अन्नदाता हैं, आप इस देश की रीढ़ हैं। आपकी मेहनत का एक एक दाना कीमती है। ये दाना सिर्फ अनाज नहीं है, ये आपके बच्चों की फीस है, आपकी बेटी की शादी का खर्च है, आपके पक्के मकान का सपना है और आपके बुढ़ापे की लाठी है। इसे यूं ही जाया न होने दें। थोड़ी सी तकनीक, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा धैर्य, बस यही मंत्र है सफल खेती का। अपनी समझदारी का प्रयोग करें, भेड़चाल में न चलें और अपनी उपज का सही मोल पहचानें। जब आप अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पालते हैं तो उसकी विदाई यानी कटाई भी उतने ही प्यार और सम्मान से करें। मंडी में जब आप अपनी उपज लेकर जाएं तो आपका सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए कि मैं सबसे बेहतरीन, सबसे साफ और सबसे शुद्ध अनाज लाया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप इन तरीकों को अपनाएंगे और अपनी खेती को घाटे के सौदे से निकालकर मुनाफे के व्यवसाय में बदलेंगे। मौसम पर नजर रखें, मशीनों की जांच करें और सुरक्षित तरीके से फसल को घर लाएं। आप सभी के खेतों में बरकत हो, आपके घर में खुशहाली आए और आपकी मेहनत रंग लाए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फसलों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।